हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की साइंस कंप्लीट कर रहे थे, तो इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए, एक ही वीडियो में मैं आपकी क्लास 7th की और एक क्लास 8 की, क्लास 6 की बुक कंप्लीट करवा सकती थी, लेकिन आप लोग देखते ही हैं कि सीटेड सेकेंड पेपर में कितने सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही बारीकी से आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए चैप्टर वाइज जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है सभी मैं आपको करवा रही हूँ। साथ ही इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और सारे पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको टाइम पर मिलता रहे। आज का देखिए चैप्टर है आपका अध्याय 2, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सूक्ष्म जीव कौन से मित्र होते हैं, कौन से शत्रु होते हैं, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके पहले की वीडियो जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एनसीईआरटी साइंस की, वहाँ से आप लोग सारे वीडियो देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए, ऐसे जीव जिन्हें केवल आँखों से नहीं देख सकते इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब इन्हें केवल आँखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें किसी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। आगे बताऊंगी मैं आपको किसकी सहायता से। जैसे वर्षा ऋतु में ब्रिड में काले धब्बे पड़ जाते हैं, इसे आवर्धक लेंस की सहायता से देखने पर काले रंग की गोल सूक्ष्म रचनाएं दिखाई देती हैं। तो देखिए, बहुत से ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों की सहायता से नहीं देख पाते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दे दिया गया है कि वर्षा ऋतु में अगर आप आवर्धक लेंस की सहायता से ब्रेड को देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे काले धब्बे रहते हैं, वही होते हैं क्या, आपके सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल। तो देखिए 4 वर्ग है सूक्ष्म जीव के। जीवाणु हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विषाणु। विषाणु, इसको इंग्लिश में कहते हैं वायरस, भी सूक्ष्म होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। सामान्य रोग देखिए जो होते हैं, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, ये आपके विषाणु द्वारा होते हैं। आगे आपको बताया जाएगा कि कौन से रोग विषाणु द्वारा होते हैं, कौन से जीवाणु द्वारा। ये आपका एक क्वेश्चन इससे जरूर आ जाता है कि कौन सा किसके द्वारा होता है। साथ ही में देखिए, पोलियो एवं खसरा भी विषाणु वायरस द्वारा होते हैं। तो ये कुछ रोग यहाँ पर दिए हुए हैं, याद रखिएगा। जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, पोलियो, खसरा, ये आपके किसके द्वारा होते हैं, विषाणु। इसको इंग्लिश का नाम वायरस याद रखिएगा। नेक्स्ट है अतिसार और मलेरिया, प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड, क्षय रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। सूक्ष्म जीव देखिए जो होते हैं वो एक कोष की भी हो सकते हैं और बहुकोष की भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग नाम भी बताए गए हैं। जीवाणु कुछ शैवाल होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, ये आपके एक कोष की होते हैं। बाकी बहुकोष की बात की जाए तो शैवाल और कवक। यहाँ पर देखिए एक कोष की में कुछ शैवाल, सभी शैवाल नहीं आते, कुछ शैवाल एक कोष की होते हैं, कुछ आपके बहुकोष की भी होते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल एवं दलदल में तथा मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ जीवाणु के चित्र दिखाए गए हैं। जैसे देखिए ये आपके स्पाइरल जीवाणु हो गए, ये क्षणनुमा जीवाणु हैं। ऐसे ही कुछ प्रोटोजोआ हैं, देखिए यहाँ पर अमीबा हो गया आपका, पैरामीशियम हो गया। शैवाल आपके देखिए हो गए, जैसे ये स्पाइरोगाइरा शैवाल है, ये भी आपका शैवाल है, क्लेमाइडोमोनास। नेक्स्ट देखिए और भी इसमें कुछ कवक भी दिखाए गए हैं। जैसे आपका हो जाता है राइजोबियम, पेंसिलियम, स्परलिजस, ये आपके यहाँ पर कुछ कवक भी दिखाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। तो याद रखिएगा कि कवक और जीवाणु आपके समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग में किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। तो देखिए सूक्ष्म जीव कुछ मित्र भी होते हैं और कुछ शत्रु भी होते हैं। तो मित्र के रूप में देखिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही बनाने में, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दूध से दही जो बनाया जाता है, लैक्टोबैसिलस नामक उसमें जीवाणु होता है, उसी से दही बनता है। तो इनका प्रयोग, ये भी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इसके पहले वाले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि पौधे जो होते हैं वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होने बाद वो उसको ग्रहण करते हैं। तो स्थिरीकरण कैसे होता है नाइट्रोजन का, विभिन्न जीवाणुओं द्वारा। नेक्स्ट है, दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ये भी मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। जीवाणु पनीर, अचार तथा अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होता है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। और भी देखिए ईस्ट क्या करते हैं, गैस के बुलबुले, खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं।
तो देखिए ब्रेड, पेस्ट्री और केक जो आपके होते हैं कितने फूले फूले से रहते हैं, तो ये ईस्ट का उपयोग ही इसमें किया जाता है। ये क्या करते हैं, देखिए गैस के बुलबुले खमीर पैदा करते हैं और मैदे का जो आयतन होता है उसको बढ़ा देते हैं, फुला देते हैं, तो इसी लिए ये आपके ब्रेड इतनी फूली फूली हुई होती है। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्य में भी देखिए इसका उपयोग किया जाता है। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन जो किया जाता है उसमें भी आपका ईस्ट का उपयोग किया जाता है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की थी, कब की थी, 1857 में। सूक्ष्म जीवों का औषधियों में भी देखिए प्रयोग किया जाता है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। प्रतिजैविक आपका होगा एंटीबायोटिक। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। जब भी कभी आप बीमार पड़ी, आपको बुखार आता है तो डॉक्टर एक बुखार की दवा तो आपको देता ही है, मान लीजिए पैरासीटामॉल, कॉम्बिफ्राम ले लीजिए, साथ ही में उसके साथ आपको एक एंटीबायोटिक जरूर लगाता है, तो वही होता है देखिए आपका प्रतिजैविक, उसी को हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक एंटीबायोटिक हैं जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से उत्पादित किया जाता है। तो देखिए जो एंटीबायोटिक बनाई जाती हैं ये भी कवक एवं जीवाणु से आपकी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो देखिए यहाँ पर पेनिसिलिन कहाँ से बनाई गई है, फफूंद से बनाई गई है, याद रखिएगा। कौन प्रयोग कर रहे थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929 में जब जीवाणु द्वारा रोगों से बचाव हेतु एक प्रयोग कर रहे थे तभी उन्होंने फफूंद की खोज की और फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पेनिसिलिन भी आपकी एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। टीका, इसी को कहते हैं वैक्सीन। ये क्या होता है, यह हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। जैसे अभी आपका एक कोरोना वायरस चला था, इसके लिए भी वैक्सीन लगी थी। तो ये ऐसे ही देखिए वैक्सीन जो होता है, कुछ रोग होते हैं जिनको वैक्सीन के द्वारा रोका जाता है। जैसे आपका हैजा हो गया, क्षय रोग टीबी जिसको कहते हैं, पहले कितनी ज़्यादा ये फैला हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसको देखिए वैक्सीन के माध्यम से ही जब बच्चे जन्म लेते हैं तभी आपको ये क्षय रोग का टीका कितने महीने में कितने सारे टीके लगाए जाते हैं, तो इन्हीं सभी बीमारियों से संबंधित होते हैं और इनके द्वारा इनकी रोक की जाती है। नेक्स्ट है पोलियो ड्रॉप, बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका वैक्सीन है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवर्ड जेनर ने 1978 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक जो आपको छोटी माता बड़ी माता होती हैं वही है। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, याद रखिएगा। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, कुछ जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। तो देखिए मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि में भी कुछ सहायक होते हैं। तो कुछ जैसे नीले हरे शैवाल हो गए, वो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन आती है उसका स्थिरीकरण करते हैं और उससे मिट्टी में नाइट्रोजन की जो संवर्धन होता है उसी से उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण का शुद्धिकरण। कुछ देखिए पर्यावरण के शुद्धिकरण में भी सहायक होते हैं। जैसे यहाँ पर सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया से बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनमें देखिए जैविक खाद आपकी बनाई जाती है। सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। तो ये कुछ पर्यावरण का शुद्धिकरण में उपयोग हो गया। नेक्स्ट देखिए कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव भी होते हैं। अभी तक तो आपने मित्र पढ़े, मित्र सूक्ष्म जीव, अब आप पढ़ेंगे शत्रु सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। जैसे आपका हैजा हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, क्षय रोग हो गया। तो देखिए ये जो संचरणीय रोग होते हैं ये आपके वो रोग होते हैं जो छुआछूत से फैलते हैं। जैसे आपका हैजा हो गया, सर्दी जुकाम अगर घर में किसी एक व्यक्ति को हो जाएगा तो पूरे घर वालों को हो जाता है। ऐसे ही चिकन पॉक्स होता है, चेचक जिसको हम कहते हैं। क्षय रोग, टीबी जो होती है ये भी आपकी देखिए छुआछूत से फैलती है, साथ में बैठने से, खाना खाने से ये भी आपका फैलता है। तो ये कुछ हानिकारक जीवाणु होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं।
कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं, जैसे घरेलू मक्खी। कैसे ये रोग वाहक का कार्य करती हैं? ये अपशिष्ट पदार्थों पर बैठती हैं, जिससे अनेक रोगाणु उनके शरीर से चिपक जाते हैं और बिना ढके भोजन में मक्खियां जब बैठती हैं तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव होता है। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है? प्लाज्मोडियम नामक मच्छर है। ऐसे ही देखिए घरेलू मक्खी के बारे में भी यही चीज़ें कही गई हैं कि ये रोग कारक सूक्ष्म जीवों में रोग वाहक का कार्य करती हैं। एक जगह बैठेंगी और वहाँ से अनेक जीवाणु रोगाणुओं को अपने शरीर में चिपकाकर दूसरी जगह स्वच्छ जगह पर जैसे भोजन में बैठेंगी, जब उसे कोई ग्रहण करेगा तो उससे उसमें वो बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है देखिए मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। तो मलेरिया परजीवी आपने पढ़ लिया, प्लाज्मोडियम है, और डेंगू के वायरस का वाहक आपका कौन सा है? मादा एडीज मच्छर। नेक्स्ट, मनुष्यों में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग। यहाँ पर देखिए सूक्ष्म जीव द्वारा कुछ रोग यहाँ पर मनुष्यों में होते हैं। जैसे क्षय रोग हो गया आपका, जीवाणु द्वारा होता है, वायु से फैलता है। खसरा हो गया आपका, वायरस द्वारा होता है। वायरस इसी को हिंदी में विषाणु कहते हैं, ये भी देखिए वायु से फैलता है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी व्यक्तियों को अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण करवाना। चिकन पॉक्स भी देखिए वायरस से होता है आपका, और पोलियो भी आपका वायरस से होता है। सभी देखिए वायु से सीधे संपर्क द्वारा फैलते हैं। हैजा टाइफाइड की बात करें तो देखिए हैजा जीवाणु से होता है, टाइफाइड भी जीवाणु से होता है। हैजा जो होता है जल और भोजन मतलब प्रदूषित जल प्रदूषित भोजन करने से, और टाइफाइड भी आपका प्रदूषित जल पीने से होता है। बचाव के उपाय क्या हैं इसमें? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन का उपयोग करना, उबला पेयजल एवं टीकाकरण का उपयोग। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। हेपेटाइटिस ए देखिए जल से, और मलेरिया मच्छर से। मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही कि अब मच्छर से बचने के लिए तो मच्छरदानी का प्रयोग करना होगा। साथ ही में मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक का छिड़काव, मच्छरों के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं होने देना रहना चाहिए। ऐसे ही जल प्रदूषित जल से होगा तो शुद्ध जल का उपयोग करना होगा। उबले हुए जल का उपयोग करिए, टीकाकरण का उपयोग करिए, ये सारे बचाव के उपाय हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है, जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने किसी 1876 में। कौन सा रोग होता है इससे? तो एंथ्रेक्स नामक रोग होता है। साथ ही भी देखिए गाय के खुरों में और मुंह में एक रोग हो जाता है, वो आपका वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कुछ पादप रोग दिखाए गए हैं, कौन से सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं, साथ ही में संचरण का तरीका क्या होता है। तो यहाँ पर नींबू कैंकर, नींबू में जो पीला पीला नींबू रहता है और उसमें कुछ हरे हरे छींटे टाइप पड़ जाते हैं, तो नींबू कैंकर होता है। जीवाणु द्वारा होता है, देखिए वायु से फैलता है। गेहूं का रस्ट कवक द्वारा होता है और वायु एवं बीज से फैलता है। भिंडी की पीत वायरस द्वारा होता है और कीट द्वारा फैलता है। भिंडी में पीलापन हो जाता है, तो भिंडी की पीत है। नेक्स्ट है खाद्य विषाक्तन। खाद्य विषाक्तन मतलब भोजन का खराब होना। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो जाता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति में भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ये तो देखिए आप ऊपर से पढ़ते जा रहे हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव मित्र होते हैं और कुछ शत्रु। तो यहाँ पर देखिए कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी हमारे भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं और ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, खराब बना देते हैं, और इसकी देखिए बहुत ही भयंकर हानि भी हो सकती है। कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है इसका सेवन करने से। नेक्स्ट है खाद्य परिरक्षण, मतलब खाद्य का कैसे परिरक्षण किया जाए। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रासायनिक उपाय। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटासल्फाइड नामक परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो देखिए ये कुछ रसायन है, याद रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। सोडियम बेंजोएट हो गया आपका, और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया। जैम जो बच्चे खाया करते हैं, स्क्वैश, इनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए नमक द्वारा परिरक्षण। नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफ़ी लंबे समय अरसे के लिए किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला तथा इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। नमक का उपयोग देखिए आमतौर पर घरों में भी जो अचार रखी जाती है उसमें ज़्यादा नमक डाला जाता है ताकि वो खराब ना हो, तो उससे भी देखिए खाद्य का परिरक्षण किया जाता है। चीनी द्वारा भी कुछ चीज़ों को परिरक्षण किया जाता है, जैसे देखिए जैम हो गया, जेली हो गया, स्क्वैश हो गया, इनका परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है।
कोई चीज़ देखिए जब ख़राब होती है तो नमी के कारण ख़राब होती है, अचार वचार जो हो जाते हैं नमी के कारण, इसीलिए इनको रखने से पहले धूप में पहले सुखाया जाता है डिब्बों को। तो यहाँ पर देखिए कुछ परिरक्षण के अलग अलग यहाँ पर उपाय भी बताए गए हैं। नेक्स्ट है ठंडा एवं गर्म करके परिरक्षण। दूध उबालकर रखने से उसके अनेक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, अथवा भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। अब आप लोगों ने देखा होगा ठंडी में चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं क्योंकि ठंडी में ताप कम होता है, इसीलिए रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज होती हैं उनका उपयोग किया जाता है, उसमें भी ताप कम होता है और वो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है, जिसके कारण चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। ऐसे ही दूध को बार बार उबालते रहने से उसमें सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और वो भी जल्दी ख़राब नहीं होता है। नेक्स्ट है पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जाता है। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा पाश्चरीकरण की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसमें क्या किया जाता है कि दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जाता है। पाश्चरीकृत दूध जो होता है, दूध को पाश्चीकृत कैसे करते हैं, तो 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म कर लेते हैं और फिर तुरंत ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। भंडारण एवं पैकिंग द्वारा परिरक्षण। कुछ चीज़ों को देखिए पैकिंग द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है, जैसे मेवे हो गए, आपका सब्जियां हो गई, भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा कि मेवे पैकेटों में भरे रहते हैं और कुछ जो खुले होते हैं, खुले वाले जल्दी ख़राब हो जाते हैं और पैकेटों वाले जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। कुछ सब्जियां भी देखिए ऐसी होती हैं कि वायुरोधी सील पैक रहते हैं कि जिसके कारण वायु अंदर ना जा पाए, जिससे सूक्ष्म जीवों से इनकी सुरक्षा होती है। कुछ सूक्ष्म जीव लैग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडल नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठन होता है जो प्रोटीन, पर्णहरित न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। देखिए प्रोटीन में, पर्णहरित न्यूक्लिक में, एसिड में, विटामिन में, सभी में आपका नाइट्रोजन उपस्थित होता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करते हैं। ये पॉइंट मैं आपको ऊपर कई बार बता चुकी हूँ कि सीधे पौधे एवं जंतु नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं लेते हैं, बल्कि मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, नील हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे इसका उपयोग मिट्टी के जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।